दोस्तों, मैं लोकेश कुमार पेपर कैन यूट्यूब ऑनलाइन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए शिक्षण विधियों का खजाना। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि शिक्षक भर्ती के लिए शिक्षण विधियों का, टीचिंग मेथड्स का कितना अहम रोल है। तो दोस्तों, आपके बहुत सारे प्यार और बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास आते हैं कि सर हमें टीचिंग मेथड्स करवाइए, सर हमें बहुत परेशानी होती है, सर प्लीज़ आप समझा दीजिए ताकि हमारा उद्धार हो जाए, हमें नौकरी मिल जाए। तो दोस्तों, आप हर एक कंटेंट को बड़ी बारीकी के साथ यहाँ पर पढ़ते चलिए। क्वेश्चंस किस टाइप्स के बनते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन कैसा बना है, आगे कैसा बनेगा, इसका भी अपन साथ साथ जिक्र करते रहेंगे। तो दोस्तों, शिक्षण विधियों में आज हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं माइक्रो टीचिंग। दोस्तों, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सूक्ष्म शिक्षण। ठीक है दोस्तों, तो चर्चा करते हैं सूक्ष्म शिक्षण की क्या होता है। तो सबसे पहले तो अपन इसके नाम की बात करते हैं। माइक्रो, माइक्रो का तो छोटा, और टीचिंग शिक्षण यानी कि छोटा शिक्षण। और छोटा शिक्षण कौन सा, जिसको अपन हिंदी में कह देते हैं सूक्ष्म शिक्षण। तो देखिए दोस्तों, सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है। सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना का एक ऐसा छोटा रूप है जिसके द्वारा छात्रों के विभिन्न प्रकार के कौशलों को विकसित करने का प्रयास किया जाता है। इस कौशल की सहायता से एक एक करके बालक में विभिन्न प्रकार के कौशल विकसित किए जाते हैं। ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसकी छोटी सी बहुत बड़ी विशेषता है कि यह परंपरागत शिक्षण की एक विधि नहीं है। दोस्तों, ये जो मैंने इसकी शुरुआत में सबसे पहला प्रश्न बताया है, यही प्रश्न आपके शिक्षक भर्ती के एग्जाम का एक बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बाकी सब बातें तो मैं बाद में बताऊंगा कि क्या है, जन्मदाता कौन है, जन्म कहाँ हुआ, भारत में कैसे ये आया, भारत में इसका पहला कब निर्माण हुआ, सूक्ष्म शिक्षण में और क्या क्या होता है, सूक्ष्म शिक्षण चक्र कैसा होता है, सब बातें बाद की है। लेकिन इस विधि में एक तो चक्र और एक दूसरा कि साहब इसमें जो बनता है आपका प्रश्न कि कौन सी परंपरागत शिक्षण की विधि नहीं है। तो प्रश्न क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी पाठ योजना परंपरागत शिक्षण की विधि नहीं है। दोस्तों, यही प्रश्न था आपका जो आपके एग्जाम्स में न जाने कितनी बार आया कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि आपकी परंपरागत शिक्षण की विधि नहीं है। प्रश्न आता है तो उत्तर देखिए उसका, व्याख्यान विधि, मौखिक विधि, बात करें और प्रदर्शन विधि, और एक आपकी आती है सूक्ष्म शिक्षण विधि। सूक्ष्म शिक्षण विधि दोस्तों, व्याख्यान देकर के, मौखिक तरीके से प्रदर्शन करके तो छात्रों को पढ़ाया जाता है। आप लोग कहेंगे कि गुरुजी सूक्ष्म शिक्षण से पढ़ाया जाता है। अरे दोस्तों, सूक्ष्म शिक्षण से बच्चों को कक्ष में नहीं पढ़ाया जाता है, बल्कि सूक्ष्म शिक्षण से बालक में केवल और केवल कौशलों को विकसित करने का प्रयास किया जाता है। दोस्तों, जब आपने बीएड की थी तो बीएड करते समय विभिन्न प्रकार के विषयों के जो शिक्षक होते थे आपको माइक्रो टीचिंग करवाते थे। आपको कक्षा में छोटी पाठ योजना बताता हूँ अभी आपको कैसे बनती है। तो छोटी पाठ योजना बना करके आपको पढ़ाना कैसे, छोटे छोटे पार्टों में आपको सिखाते थे। तो दोस्तों, केवल और केवल यह एक प्रशिक्षण की विधि है। कैसी विधि है दोस्तों, एक ट्रेनिंग देने के लिए ही बस इस विधि को काम में लेते हैं। परंपरागत रेगुलर तरीके से क्लास में इसको पढ़ाने के लिए काम में नहीं ली जाती है। दोस्तों, अभी तक मैंने इस विधि के बारे में कुछ खास नहीं बताया, अभी तक मैंने इसकी जड़ भी नहीं खोली है। बस इस विधि के बारे में पूछा गया प्रश्न जो बार बार आपके सामने आया, मैंने अभी तक केवल उसी का जिक्र किया है। तो कौन सी विधि परंपरागत जो रेगुलरली अपने क्लासरूम में जो यूज ली जाती है उसे कहते हैं परंपरागत, डेली यूजेज वाली।
तो कौन सी परंपरागत शिक्षण की विधि नहीं है? दोस्तों आपके एग्जाम में सबसे बड़ा प्रश्न तो गलत इस कारण से ही होता है क्योंकि हम और कॉन्फिडेंस में जीते हैं। नहीं है तो नजर आता ही नहीं है हमें कि साहब पेपर में नहीं है भी कहीं ना कहीं लिखा हुआ है, वो तो घर आने के बाद पता चलता है कि साहब पेपर में नहीं है पूछ रहा था और हमने उत्तर है के अकॉर्डिंग दे दिया और पहला ही उत्तर लगा देते हैं, ये दिखता नहीं है उत्तर, साहब ये पढ़ाई जाती है साहब बोले, और घर आकर बड़े खुश होते हैं कि साहब हमारा प्रश्न ठीक हो गया। तो प्रश्न क्या पूछ रहा है, कौन सी विधि नहीं है? तो दोस्तों इस विधि से पढ़ा सकते हैं, इस विधि से पढ़ा सकते हैं, इस विधि से पढ़ा सकते हैं, इससे रेगुलर तरीके से पढ़ाया नहीं जाता है। बस अगर आपसे पूछा जाता कि कौन सी विधि प्रशिक्षण की एक विधि है तो दोस्तों ऑप्शन यही होते, बट आंसर ये वाला होता, कौन सा? सूक्ष्म शिक्षण। आई बात समझ में? तो प्रश्न को आप नोट कर ही लीजिए, आपके आगामी भविष्य के शिक्षक भर्ती एग्जाम में फिर से दोबारा आ सकता है। कौन सी परंपरागत शिक्षण की विधि नहीं है? सब सूक्ष्म शिक्षण परंपरागत शिक्षण की विधि नहीं है, बल्कि यह एक प्रशिक्षण की विधि है, ट्रेनिंग देने की विधि है, सिखाने की एक विधि है। ठीक है दोस्तों, और इस विधि में एक बार में केवल किसी न किसी एक कौशल को ही विकसित करने का प्रयास किया जाता है। एक किसी पर्टिकुलर किसी एक कौशल विशेष को लेकर के ही उस कौशल का उस बच्चे में डेवलपमेंट करने के लिए ही एक बार में अलग अलग पाठ योजनाएं बना करके उस बच्चे को प्रशिक्षित किया जाता है। ठीक है, तो सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना प्रशिक्षण की विधि है। और जैसे बात करिए प्रस्तावना कौशल हो, चाहे लेखन कौशल हो, चाहे श्यामपट्ट कौशल हो, चाहे पुनर्वलन कौशल हो, कोई भी कौशल हो, बस एक बार में एक कक्षा में उसे एक ही कौशल का उसमें विकास किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद हम बात करते हैं सूक्ष्म शिक्षण की। सूक्ष्म शिक्षण, सूक्ष्म यानी छोटा और शिक्षण यानी शिक्षण, अर्थात ऐसा शिक्षण जो कि छोटे समय में छोटी पाठ योजना बना करके किया जाता है। अर्थात सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना में एक लघु पाठ योजना तैयार की जाती है। क्या की जाती है दोस्तों? एक लघु पाठ योजना तैयार की जाती है, अर्थात एक छोटी पाठ योजना का निर्माण किया जाता है। और बात करें इसमें तो देखिए दोस्तों, सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना का जो निर्माण किया था, सूक्ष्म शिक्षण का जो निर्माण हुआ था 1961 में हुआ था। सूक्ष्म शिक्षण का निर्माण कब हुआ? 1961 में। और इसका निर्माण करने वाले विद्वान थे दोस्तों कौन कौन? कीथ एचिसन, कीथ एचिसन व बुश, कीथ एचिसन व बुश। कीथ एचिसन और बुश ने एक विद्वान का साथ लिया, एक विद्वान के सहयोग से, जिसका नाम है A.W. एलन। ठीक है दोस्तों, तो 1961 में कीथ एचिसन व बुश ने A.W. एलन के सहयोग से सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना का निर्माण किया। सूक्ष्म शिक्षण का जन्मदाता जो कहलाते हैं ये तीनों नहीं है, हालांकि इन दोनों ने ही सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना का निर्माण किया, लेकिन इन्होंने इसको ऐसा कोई स्पेशली नाम नहीं दिया था। लघु पाठ छोटी पाठ योजना इन्होंने बना दी, लेकिन इन्होंने ऐसा कोई इसको नाम नहीं दिया। तो दोस्तों देखिए, इस सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना को जो अपन आज पढ़ते हैं, इसको यह मूल नाम देने का काम, सूक्ष्म शिक्षण को यह मूल नाम देने का काम हुआ था 1963 में। कब हुआ था दोस्तों? 1963 में। और यह काम करने वाला विद्वान कौन था? A.W. एलन। A.W. एलन ने ही 1963 में इस छोटी पाठ योजना को यह सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना का नाम दिया, यह मूल नाम दिया। इसलिए दोस्तों ध्यान रखेंगे, इस A.W. एलन को ही सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना का जनक माना जाता है। अब इसके आगे हम बात करते हैं कि साहब ये तो आपके बड़े ऊंचे स्तर पर, बड़े स्तर पर आपके विदेशों में सभी ऐसे ही विधियों का निर्माण हुआ है, भारत में भी धीरे धीरे इनका वर्चस्व होने लगा। भारतीय लोग भी इसकी परंपराओं को अपनी शिक्षण पद्धतियों में अपनाने के लिए कोशिशें करने लगे और उनको भी ये पद्धतियां भाने लगी। और उन्होंने जब इसके प्रयोगों को देखा तो उनको भी अनुभव हुआ कि अगर हम भी हमारी परंपरागत शिक्षण पद्धतियों में अगर इन सभी टेक्निक्स को अगर अपनाएं तो हमारी शिक्षण प्रणाली को और भी अधिक बेहतर बनाया जा सकता है। तो दोस्तों देखिए, बात आ जाती है भारत की, तो भारत में भी सूक्ष्म शिक्षण पद्धति इस प्रणाली को अपनाया गया और भारत में सबसे पहली बार सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना का जो निर्माण किया गया था 1967 में किया गया था। दोस्तों कब किया गया? 1967, 1967 में। और 1967 में आपके इलाहाबाद विश्वविद्यालय में
दोस्तों कहाँ पर? इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एक बहुत ही प्रसिद्ध आपका भारतीय विद्वान है जिसका नाम है डी तिवारी। कौन है दोस्तों? डी तिवारी। इस डी तिवारी के द्वारा भारत में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 1967 में सबसे पहली बार सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना का निर्माण किया गया था। तो भारतीय तरीके से बात करें या भारत में सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना के जनक की बात करें दोस्तों, आंसर क्या होगा आपका? डी तिवारी। तो देखिए बात करते हैं कि साहब ये सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना है। सूक्ष्म शिक्षण एक छोटी एक लघु पाठ्य योजना का निर्माण किया जाता है और इस लघु पाठ्य योजना का निर्माण करके एक सीमित एक छोटे कक्षा कक्ष के दायरे में ही उस बालक में उस ऐसे कौशल को विकसित करने का प्रयास या कोशिश की जाती है। तो दोस्तों बात करते हैं इसके आगे की। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें दोस्तों तो ले सकते हैं। छोटी छोटी जानकारियां हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको ये सारी जानकारियां ऐसे एकत्रित तरीके से शायद कहीं नहीं मिल पाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसके बारे में। और तो दोस्तों जैसा कि अपन बात कर रहे हैं कि साहब सूक्ष्म शिक्षण में सबसे पहले क्या होता है कि एक सूक्ष्म पाठ्य योजना का निर्माण होता है। दोस्तों क्या होता है? सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना का निर्माण होता है। और सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना का निर्माण करने के बाद में 5 से 7 छात्रों को 5 से 7 छात्रों को 5 से 7 मिनट या दोस्तों ध्यान रखेंगे अधिकतम 10 मिनट एक सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना का निर्माण करने के बाद में कक्षा कक्ष में 5 से लेकर 7 छात्रों को 5 से 7 मिनट और अधिकतम 10 मिनट तक शिक्षण कार्य करवाया जाता है। इस शिक्षण कार्य को करवाने के बाद में जब बच्चा जो जिस कौशल का विकास करना चाहता है, बच्चे में हम जिस कौशल को विकसित करना चाहते हैं, बच्चा उस कौशल विशेष से संबंधित पाठ्य योजना का निर्माण करता है। और उस पाठ्य योजना का निर्माण करने के बाद में दोस्तों उसका जब लेसन क्लास में लगवाया जाता है, उसके बाद में वो बच्चे उसको प्रतिपुष्टि जो उसके साथी जो छात्राध्यापक होते हैं, जो उसके 5 से 7 जो छात्राध्यापक होते हैं, उस बच्चे को क्या करते हैं दोस्तों? प्रतिपुष्टि प्रदान करते हैं, उसको फीडबैक देते हैं, उसको फीडबैक प्रदान करते हैं। और यही नहीं दोस्तों, उसको प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए कक्षा कक्ष में टैप रिकॉर्डर, वॉइस रिकॉर्डर, वीडियो रिकॉर्डिंग आदि भी करवाई जाती है, जिसकी सहायता से बच्चों को प्रतिपुष्टि प्रदान होती है कि मेरी कमियां क्या क्या रही हैं, मुझे अपने शिक्षण में कौन कौन सी कमियों को सुधार करना है, क्या इसमें कमी रह गई है, क्या नयापन लाना है, क्या चीज़ गलत थी, क्या चीज़ छोड़नी है, इन सब का पता उसे चलता रहता है। और प्रतिपुष्टि देने के बाद में दोस्तों ध्यान रखें, उसे जिस छात्र में हम कौशल को विकसित करना चाहते हैं वह छात्र पुनः पाठ योजना का निर्माण करता है, यानी कि पुनः पाठ का नियोजन करता है, दोबारा से पाठ को व्यवस्थित करता है, फिर से अपनी छोटी या लघु पाठ योजना को तैयार करता है। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, पुनः पाठ नियोजन के लिए उसे 12 मिनट का समय दिया जाता है। ये बहुत ही एग्जैक्ट मिनट हैं, आपकी NCERT के अनुसार ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है कि पुनः पाठ नियोजन के लिए सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना में अधिकतम समय कितना दिया जाता है। दोस्तों अधिकतम कह दें चाहे मिनिमम कह दें, एक ही आंसर आएगा, कितना? 12 मिनट। ठीक है दोस्तों, अब पुनः पाठ नियोजन के बाद में बच्चे को पुनः उन्हीं 5 से 7 छात्रों को जो कि पहले से कक्षा में मौजूद थे, उन छात्रों को फिर से 5 से लेकर 7 मिनट या अधिकतम 10 मिनट तक शिक्षण कार्य करवाना होता है। अब छात्र ने जो भी अपनी कमियां थी उनमें सुधार करते हुए क्या किया? पुनः पाठ का पुनः शिक्षण कार्य करवाया, पुनः शिक्षण कार्य करवाया 5 से 7 मिनट या अधिकतम 10 मिनट तक। और पुनः शिक्षण करवाने के बाद में उसे फिर से क्या दी जाती है दोस्तों? पुनः प्रतिपुष्टि दी जाती है, फिर से दोबारा से उसको फीडबैक दिया जाता है। अगर बच्चा अपनी कमियों में सुधार कर लेता है तो उसको अगले कौशल का डेवलपमेंट उसमें किया जाता है,
अगर बच्चे की कमियां यथावत रहती है तो बच्चे को पुनः फिर से नवीन पाठ्य योजना का निर्माण दोबारा फिर से करना होता है। और दोस्तों इसके लिए आपसे एक चक्र बना करके प्रश्न पूछता है जिसको अपन कहते हैं सूक्ष्म शिक्षण चक्र। माइक्रो टीचिंग सर्किल बनता है, उस सर्किल के आधार पर आपके एग्जाम में कई बार तो सर्किल ही प्रश्न में दे दिया और पूछ लिया कि बताइए यह चक्र किससे संबंधित है, और आपको उस चक्र देख करके उसके टाइमिंग को देख करके या उसमें कोई भी कमियां हैं उनको छांट करके आपको सही चक्र का चयन करना है और बताना है कि यह आपका सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना के निर्माण का चक्र है। दोस्तों मैं आपको वह चक्र बना करके बता देता हूं। सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, सूक्ष्म या लघु पाठ्य योजना का निर्माण होता है। और दोस्तों इसका निर्माण होने के बाद क्या होता है, शिक्षण कार्य करवाया जाता है। और दोस्तों जैसा कि पता है कि सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना में निर्माण करने के बाद शिक्षण कार्य का जो समय होता है कितना होता है, 6 मिनट का। 6 मिनट तक व्याख्यान देने के बाद, उस विषय विशेष पर व्याख्यान करने के बाद, उसका शिक्षण कार्य करवाने के बाद उस छात्र को प्रतिपुष्टि दी जाती है। प्रतिपुष्टि मतलब कह सकते हैं फीडबैक, कि बच्चे ने क्या क्या कमियां रखी हैं, क्या क्या सही पढ़ाया है, क्या उसमें सुधार करना है, ये सब उसको बताया जाता है। दोस्तों ध्यान रखें प्रतिपुष्टि के लिए भी कितना समय, 6 मिनट का, क्योंकि बच्चे ने 6 मिनट पढ़ाया है। कोई भी वीडियो रिकॉर्डिंग की है, कोई भी वॉइस रिकॉर्डिंग की है, टेप रिकॉर्डिंग वगैरह सुनने में, या जो साथी छात्राध्यापक है, जो उनका शिक्षक है, जो कि एक मार्गदर्शक, केवल उनको केवल एक बस क्या कह सकते हैं अपन कि उनको एक हैंडल करता है, थोड़ा सा उनको उनके ऊपर देख रेख अपनी निगाहें रखता है कि ये कुछ जो व्यवस्थाएं हैं कि वो भंग नहीं हो, बस इतना सा केवल काम होता है। बाकी का सारा काम कौन करते हैं वहाँ पे, उनके जो साथ वाली जो छात्राध्यापक होते हैं, सारा काम उन्हीं का होता है। तो शिक्षण कार्य कितनी देर का हुआ, 6 मिनट का। प्रतिपुष्टि में कितना समय लगा दोस्तों, 6 मिनट का। और इसके बाद में बात करते हैं कि साहब प्रतिपुष्टि के बाद में जो भी कुछ कमियां रह गई हैं उन कमियों में सुधार करते हुए वह छात्र पुनः पाठ योजना या पुनः पाठ नियोजन कह सकते हैं, योजना का निर्माण, पुनः पाठ योजना का निर्माण करते हैं या पुनः पाठ का नियोजन करते हैं। दोस्तों ये जिसका समय है, जैसा कि मैंने भी बताया भी था कि इसके लिए एक समय निर्धारित है 12 मिनट का, और ये 12 मिनट का समय आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखना है। और दोस्तों ये 12 मिनट के समय में छात्र अपनी कमियों में संशोधन सुधार करता हुआ 12 मिनट में पुनः पाठ्य का नियोजन करता है, संशोधन करता हुआ पाठ्य योजना का निर्माण करता है। करने के बाद में उसे पुनः शिक्षण कार्य करवाना होता है। दोस्तों क्या करवाना होता है, पुनः शिक्षण कार्य करवाना होता है। दोस्तों ध्यान रखेंगे इसके लिए भी 6 मिनट का समय निर्धारित किया गया है, और 6 मिनट के समय में पुनः शिक्षण कार्य करवाने के बाद उसे पुनः फिर से प्रतिपुष्टि दी जाती है। दोस्तों क्या दी जाती है उसको, पुनः प्रतिपुष्टि, फिर से उसको फीडबैक दिया जाता है। अगर छात्र ने अपनी कमियों में सुधार कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर बच्चे की कमियां अपनी यथावत स्थिति में रह जाती हैं तो छात्र को पुनः फिर से अपनी सूक्ष्म या लघु पाठ्य योजना का निर्माण करना होता है। और यहाँ पर भी दोस्तों इसका समय कितना है, 6 मिनट। तो देखिए दोस्तों 6 ठीक है, ये 6 24 और 12 कितने मिनट हो गए दोस्तों आपके, टोटल आपके हो गए 36 मिनट। और ये समय आपका कौन मानता है, NCERT। तो एक और बात बता देता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक प्रश्न तो आपका होता है कि साहब इस चीज़ का सामान्यतः समय कितना होता है, और एक पूछता पर्टिकुलर के साथ इसके अनुसार इसका समय कितना होता है। तो दोस्तों अगर आपसे पूछे कि सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना का समय NCERT के अनुसार माना जाता है, दोस्तों आपका आंसर होगा 36 मिनट, 36 मिनट। और एक आपसे प्रश्न पूछा जाए कि एक शिक्षण पाठ्य योजना का सामान्यतः समय कितना माना जाता है, जनरली समय, तो दोस्तों इसके लिए आप आंसर देंगे कि सब सामान्यतः समय इसका माना जाता है 45 मिनट, कितना 45 मिनट, और NCERT के अनुसार 36 मिनट। और दोस्तों सब जिसके कुछ लाभ होते हैं उसके कुछ हानियां भी तो होती हैं। तो दोस्तों जैसा कि अपन बात करें
सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना की। तो सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना केवल और केवल कमजोर छात्रों के लिए ही उपयोगी या कारगर साबित होती है। जिन छात्रों में हिचक होती है या जो पढ़ाई के प्रति थोड़े संवेदनशील होते हैं या थोड़े से ऐसा अपने आप को ऐसा फील करते हैं, जिनमें डर झिझक ज़्यादा होती है, केवल उनकी डर झिझक को दूर करने के लिए ही यह आपका काम में लिया जाता है। जो प्रतिभाशाली छात्र होते हैं, जो बड़े ही बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, जिनमें डर हिचक झिझक बिल्कुल भी नहीं होती है, उन छात्रों के लिए एक प्रकार से नीरस विधि भी मानी जाती है उनके लिए, क्योंकि उनके लिए एक प्रकार से बोरिंग टाइप का ये एक विषय आ जाता है। इसलिए ध्यान रखें, तो परंपरागत शिक्षण की विधि नहीं है, रेगुलरली क्लास में पढ़ाने के लिए इस विधि को काम में नहीं लिया जाता है, केवल और केवल प्रशिक्षण देने के लिए आपके टीचिंग ट्रेनिंग के दौरान आपके बीएड कॉलेजेस में ही केवल इस विधि को काम में लिया जाता था। और इस विधि की सहायता से एक बार में केवल किसी एक ही कौशल को विकसित किया जाता है। आइए दोस्तों बात समझ में। तो दोस्तों अपन ने छोटी छोटी बातें की कि साहब सूक्ष्म शिक्षण अंग्रेजी में कहते हैं माइक्रो टीचिंग, इसका जो विकास किया 1961 में कीथ एचिसन और बुश ने किया, AW एलन के सहयोग से किया। इसको जो मूल नाम दिया सूक्ष्म शिक्षण का वो आपके 1963 में किसने दिया, आपके AW एलन ने दिया, इसलिए AW एलन को ही इसका जनक माना जाता है। बात करें कि साहब भारत में सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना का निर्माण सबसे पहली बार किसने किया, DD तिवारी ने किया, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 1967 में किया। सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना का सामान्यतः समय कितना होता है, 45 मिनट। NCERT के अनुसार कितना होता है, 36 मिनट। और पाठ योजना सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना में पुनः पाठ नियोजन का समय कितना निर्धारित किया गया है दोस्तों, 12 मिनट। इट्स वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और बाकी के सभी कामों के लिए 6-6 मिनट का समय निर्धारित किया जाता है। यह है आपके प्रतिभाशाली बालकों के लिए एक ही बहुत ही बोरिंग विधि, बहुत ही नीरस विधि के रूप में जानी जाती है। ठीक है दोस्तों, और इसमें 5 से 7 छात्रों को 5 से लेकर 7 मिनट तक या अधिकतम 10 मिनट तक शिक्षण कार्य करवाना होता है। तो दोस्तों आज हमने बात कर ली है सूक्ष्म शिक्षण की, सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना की, जहाँ से आपसे पेपर में 1 से 2 प्रश्न लगभग हर बार पूछ लिए जाते हैं। दोस्तों ऐसे ही शिक्षण विधियों का खजाना हम आप लोगों के लिए रोज़ लेकर आते रहेंगे। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे चैनल पर आने वाले जो भी अपडेट्स हैं उनकी जानकारी आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। थैंक यू।